रतनपुर गांव में लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी उफान पर था और गांव की पगडंडियां कीचड़ में तब्दील हो चुकी थीं। गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में शंकर, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा मुन्ना रहते थे। लेकिन आज इस छोटे से घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंसकर यहीं शरण लेने पर मजबूर हुए थे। दोनों अब भी बगल के कमरे में चुपचाप सोए हुए थे और घर में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। अजीब, रात तो किसी तरह कट गई, पर अब सुबह हो चुकी है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है, दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर आज सब कुछ बना दिया तो शाम को मुन्ना क्या खाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा। रात को जब ये दोनों भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे, तब मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में दरवाज़ा बंद कर देता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ़ न कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही, पर हालात देखिए। अपने ही घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी। अगर उन्हें सूखी रोटी भी दी तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए राधा, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद ऊपर वाला हमारी नीयत देख रहा हो। आप हर बार यही कह देते हैं, पर जब मुन्ना भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में मुन्ना उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगता है। बाबा, बारिश अब भी नहीं रुकी, क्या आज भी काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई तो जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव छानना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा जो कभी न टपके। शंकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो बेटे के सिर पर हाथ फेरता है और फिर धीरे से बाहर बारिश देखने चला जाता है। उधर राधा चुपचाप रसोई में जाती है। वो आटे का डब्बा खोलती है, फिर दाल का डब्बा देखती है। दोनों लगभग खाली थे। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे कोई रास्ता ही ना सूझ रहा हो। अजी, जरा इधर आइए, आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ राधा, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखिए, इतना ही आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से एक बार की। तेल भी तली में रह गया है। नमक है, पर नमक से पेट नहीं भरता। रात से यही हिसाब लगा रही हूँ। सुबह मेहमानों को खिला दूँ तो दोपहर में मुन्ना क्या खाएगा, और मुन्ना के लिए बचाऊँ तो मेहमानों को क्या दूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता था घर की हालत ठीक नहीं है, पर इतनी खराब हो चुकी है, अंदाजा नहीं था। इसीलिए नहीं बताती थी, क्योंकि आप पहले से परेशान रहते हैं। पर अब छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं। सुबह से मेरा मन रो रहा है। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उन्हें ढंग की चाय तक नहीं दे पा रही। राधा, गरीब होना गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब आदमी अपनी इंसानियत छोड़ दे। हमारे पास जो है वही खिलाएंगे। वे अच्छे लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और ना समझे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आप हर बार इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर मैं एक औरत हूँ अजी। मुझे मेहमान के सामने खाली बर्तन देखकर शर्म आती है। उधर बगल के कमरे में दोनों मेहमान धीरे धीरे जाग चुके थे। लगता है हम लोगों की वजह से इन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया। कल रात जब हम आए थे तभी इस घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। अभी कुछ मत कहना, थोड़ा और देख लेते हैं। तुम फिर वही करने जा रहे हो ना? नहीं, अभी नहीं, सही समय आने दो। ये बात दूर खड़ा मुन्ना सुन तो लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो मेहमानों के पास जाकर बैठ जाता है। चाचा जी, आपको बारिश अच्छी लगती है? पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब बारिश देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? देवराज कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में हल्की नमी दिखाई देती है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब शायद समझ पाओगे कि कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ पुरानी यादें भी साथ ले आती हैं। मुझे तो बारिश में कागज की नाव चलाना बहुत अच्छा लगता था। वो मुस्कुरा देता है, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द साफ झलकता है। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। आंगन की मिट्टी पूरी तरह भीग चुकी थी। राधा ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंधा
और कांपते हाथों से रोटियां बेलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी ताकि कोई देख ना ले। अजी जरा इधर आइए। सुबह से मन की बात दबा कर बैठी हूँ, अब हिम्मत नहीं बची। खुद देख लीजिए, आटे की परात लगभग खाली है, मुश्किल से 5 रोटियां बन पाएंगी। दाल भी बस कटोरी के तले को छू सके इतनी बची है। लकड़ियां भी भीग गई हैं। समझ नहीं आ रहा, लगता है एक माँ और एक गृहिणी दोनों एक साथ हार रही हैं। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है, पर जब मुन्ना उम्मीद से मेरी तरफ देखता है ना, लगता है जैसे कोई मेरे कलेजे को मुट्ठी में दबा रहा हो। राधा, मेरी तरफ देखो, खुद को इतना मत तोड़ो। मैं जानता हूँ इस घर की हर मुसीबत सबसे पहले तुम्हारे सामने आती है। तुमने कितनी बार भूखे रहकर मुझे और मुन्ना को खिलाया है, मैंने सब देखा है, बस कभी कहा नहीं। एक बात याद रखना, गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। आज हमने किसी भूखे को दरवाजे से लौटा दिया तो शायद बर्तन भर जाएं, पर मन सारी उम्र खाली रहेगा। मुझे भी डर लगता है, कल की चिंता भी होती है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ, ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। वो हमारी परीक्षा ले रहा है। हर बार आप भगवान का नाम लेकर मुझे समझा देते हैं, पर कभी कभी मेरा भरोसा भी डगमगा जाता है। सोचिए, 3 दिन से बारिश है, आप मजदूरी पर नहीं जा पाए, घर में 1 रुपया नहीं बचा, उधार देने वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं, ऊपर से मेहमान भी घर में हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं कहती, भगवान गवाह है, पर उनकी सही खातिरदारी ना कर पाने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इंसान की इज्जत खाने की थाली से होती तो दुनिया के सारे अमीर सबसे अच्छे इंसान होते, पर ऐसा नहीं है राधा। इज्जत दिल से होती है। हम उन्हें झूठी शान नहीं, सच्चा अपनापन दे रहे हैं। अच्छे इंसान होंगे तो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद राधा ने कांपते हाथों से थाली सजाई और मेहमानों के सामने रख दी। भैया, बहन जी, घर में बस यही बचा था। खाने में कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सच कहूँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आए मेहमानों की ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही। बुरा मत मानिएगा, जो था वही पूरे मन से बनाया है। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना कौन सा होता है? वो जिसमें घी ज़्यादा हो? नहीं। जिसमें मसाले ज़्यादा हों? वो भी नहीं। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना वो होता है जिसमें परोसने वाले का दिल मिला हो, और इस थाली में मुझे वही दिखाई दे रहा है। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम दोनों की थाली कहाँ है? अरे हम बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खाइए। मेहमान पहले खाते हैं, घर वाले बाद में। मुन्ना ने पहले ही खा लिया है, बस आप दोनों खा लीजिए। नहीं शंकर, मैं उम्र भर लोगों के चेहरे पढ़ता आया हूँ। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम सच नहीं बोल रहे। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम भूखे हो। तुम्हारी पत्नी की कांपती उंगलियां बता रही हैं कि इस थाली को बनाने में उसने अपने हिस्से का खाना भी छोड़ दिया है। ये सब देखकर भी अगर मैं चुपचाप खा लूँ तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है भैया, हम सच में बाद में खा लेंगे। आप बेफिक्र होके खाना शुरू कीजिए। माँ, आप फिर झूठ बोल रही हो ना? मैंने सुबह देखा था, आटे का डिब्बा खाली हो गया था। आपने खुद कहा था बस यही आखिरी रोटियां बनेंगी। बाबा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने भी नहीं। आप दोनों हमेशा कहते हो हमें भूख नहीं है, पर रात को जब मैं उठता हूँ ना, तब आपको चुपके चुपके पानी पीते देखता हूँ। क्या पानी पीने से सच में भूख खत्म हो जाती है? मुन्ना की ये मासूम सी बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शंकर, अब एक शब्द भी मत कहना। जिस घर में माँ बाप अपने बच्चे के लिए भूखे रह जाते हों, जिस घर में मेहमान की इज्जत बचाने के लिए अपनी भूख छिपाई जाती हो, उस घर में बैठकर अकेले खाना मेरे बस की बात नहीं। अगर खाना होगा तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे, और तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा। साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे घर आया मेहमान भूखा न जाए। गरीबी हमारी किस्मत है, पर मेहमान का अपमान हमारी पहचान नहीं बन सकता। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अब खाना खा लीजिए, मुझे चैन मिलेगा। और मुझे तब चैन मिलेगा जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम तीनों मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। याद रखना शंकर, भूख इंसान को छोटा नहीं बनाती, पर किसी की भूख देखकर मुंह फेर लेना इंसान को जरूर छोटा बना देता है। देवराज ने अपनी थाली से 2 रोटियां उठाईं और मुन्ना की तरफ बढ़ा दी। मुन्ना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी।
आखिरकार सब मिल बांटकर एक एक दो दो रोटियां खा लेते हैं। तभी बाहर हवा का एक तेज झोंका आता है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और बारिश के साथ एक पुराना भीगा हुआ लिफाफा उड़ते उड़ते घर के अंदर आ गिरता है। माँ देखो, कोई कागज उड़कर आया है। शंकर लिफाफा उठाता है। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, शंकर, पर भेजने वाले का नाम नहीं था। ये हमारे नाम की चिट्ठी, पर इस बारिश में कौन भेजेगा? शंकर धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, जिस मेहमान को तुमने अपने घर में जगह दी है उसे पहचानने की कोशिश मत करना। सही समय आने पर सब सच खुद सामने आ जाएगा। पूरा घर सुन रह जाता है। बाबा, ये किसने लिखा होगा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं की। राधा की नज़र धीरे धीरे देवराज की तरफ जाती है। वो बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। भैया, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा, पर ये चिट्ठी, क्या इसका आपसे कोई नाता है? आप बार बार कहते हैं सही समय आने दो, अब इस चिट्ठी में भी वही बात लिखी है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर मैं अभी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूं, तो शायद तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, और अगर चुप रहूं तो तुम्हें मुझ पर शक होगा। इसलिए अभी इतना ही कहूँगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, पर मैं यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए भी नहीं आया। चिट्ठी को कई बार पढ़ने के बाद भी शंकर की बेचैनी कम नहीं होती। वो एक पुरानी बोरी सिर पर रखता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। अजी, इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? चारों तरफ पानी ही पानी है, फिसल गए तो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राधा, घर में बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी किसने भेजी, क्यों भेजी, इसका पता लगाना ज़रूरी है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत काम मिल गया तो शाम के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊँगा। बाबा, ये पुराना छाता ले जाओ। इसमें 2 जगह से पानी टपकता है, पर पूरी तरह भीगने से तो बच जाओगे। तू बहुत बड़ा हो गया है बेटा, चल मैं जल्दी लौटता हूँ। शंकर भीगी कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गली पूरी कीचड़ से भरी थी। कई घरों के दरवाजे बंद थे। लोग खिड़कियों से बारिश देख रहे थे। सबसे पहले वो गांव के बुजुर्ग किसान काका भूला के घर पहुंचता है। काका, काका बाहर आइए। अरे शंकर, इस बारिश में क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? काका, कल रात 2 मुसाफिर मेरे घर रुके हैं। आज सुबह किसी ने मेरे नाम की एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, उन मेहमानों को पहचानने की कोशिश मत करना। आप पूरे गांव को जानते हैं, क्या किसी अजनबी को इधर आते देखा था? नहीं बेटा, पर रात देर से मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई आदमी पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तू जरा संभल कर रहना। धन्यवाद काका, कुछ और याद आए तो ज़रूर बताइएगा। शंकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पर सोहन लाल अपनी आधी खुली दुकान में बैठा था। लाला जी, मुझे उधार नहीं चाहिए, बस एक बात पूछनी थी। आप क्या पूछना है? क्या आज सुबह किसी अजनबी को आपके घर की तरफ जाते देखा था? देखा तो था, एक आदमी काला कंबल ओढ़े तुम्हारे घर वाली तरफ गया था। मैंने आवाज दी, पर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मुझे लगा कोई रिश्तेदार होगा। फिर वो वापस आया? यही तो अजीब बात है, मैंने उसे लौटते नहीं देखा। शंकर का चेहरा और गंभीर हो जाता है। रास्ते में उसे गांव के सरपंच ठाकुर विश्वनाथ की हवेली दिखाई देती है, जहां कुछ लोग जमा थे। अरे शंकर, इधर आओ। सुना है तुम्हारे घर कोई अजनबी मेहमान ठहरे हैं? जी सरपंच जी, बारिश में फंसकर आए थे। जरा सोच समझकर। आजकल अजनबियों का भरोसा नहीं, पर तुमने सही किया। मुसीबत में किसी को दरवाजे से नहीं लौटाना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो सीधा मुझे बताना। जी जरूर सरपंच जी। उधर घर में राधा चूल्हे के पास बैठी बुझती आग को जलाने की कोशिश कर रही थी। बहन, मेरा मन बार बार घबरा रहा है। न जाने शंकर कहाँ होंगे। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये रहस्यमयी चिट्ठी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हमारे आसपास घूम रही हो। हिम्मत रखो बहन, कभी कभी सबसे काली रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। मुझे विश्वास है तुम्हारे परिवार के अच्छे दिन बहुत दूर नहीं हैं। दोपहर ढलने लगी थी। बारिश अब भी हो रही थी, पर पहले जितनी तेज नहीं।
शंकर भीगे कपड़ों में धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। चिट्ठी किसने भेजी, काला कंबल ओढ़े आदमी कौन था, और मेहमान आखिर क्या छिपा रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, मुन्ना दौड़कर बाहर आ जाता है। बाबा, आप आ गए? माँ सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर लग गई। तेरी माँ कहाँ है? अंदर हैं और वो चाचा चाची भी चुपचाप बैठे हैं। शंकर अपने बेटे के साथ अंदर जाता है और मेहमानों के पास बैठ जाता है। अजी, आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो डर गई थी। कुछ पता नहीं चला राधा, बस इतना मालूम हुआ कि सुबह कोई अजनबी हमारे घर की तरफ आया था, पर उसे वापस जाते किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही राधा की नजर अनजाने में देवराज की तरफ चली जाती है। वो शांत बैठा था। भैया, अब तो सच बता दीजिए, आप लोग कौन हैं और हमारे घर आने के पीछे असली वजह क्या है? कुछ पल तक खामोशी छाई रहती है। फिर देवराज गहरी सांस लेता है। शंकर, राधा, मैं जानता हूँ अब तुम्हारे मन में डर भी है और शक भी, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक हमने तुम्हारे घर में एक पल भी खुद को पराया महसूस नहीं किया। तुमने हमें बारिश से बचाया, भूखे रहकर खिलाया, बिना पूछे अपनापन दिया। ऐसा व्यवहार हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर आप मुझे जानते कैसे हैं? देवराज धीरे से अपनी भीगी पोटली खोलता है। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकलती है, धुंधली, पर उसमें एक जवान लड़का साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? शंकर तस्वीर हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये तो मेरा बचपन का दोस्त केशव है, पर ये तस्वीर आपके पास कैसे? केशव मेरा बड़ा भाई था। सालों पहले वो इस गांव में रहता था। उसने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया था कि एक गरीब लड़का है जो दूसरों के लिए अपना हिस्सा भी छोड़ देता है। तब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ महीने पहले भाई की पुरानी चीज़ों में तुम्हारा नाम मिला। तब मैंने सोचा कभी तुम्हें ढूंढूंगा। तो फिर वो चिट्ठी किसमें भेजी? वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी, पर जिसने भी भेजी वो शायद हमें पहचानता है। हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए। सच कहूँ तो हम बस एक रात रुकना चाहते थे, पर तुम्हारा व्यवहार देखकर लगा भगवान हमें किसी खास वजह से यहाँ लाया है। शंकर और राधा एक दूसरे को देखने लगते हैं। मन का डर थोड़ा कम होता है, पर रहस्य पूरी तरह अभी भी नहीं खुलता। शाम होने लगती है। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी। राधा बची हुई थोड़ी सी दाल गर्म करती है और सबको साथ बैठाकर खिलाती है। इस बार किसी ने अलग थाली नहीं रखी। मुन्ना देवराज के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। चाचा जी, कल बारिश रुक जाएगी क्या? शायद बेटा, और कभी-कभी बारिश रुकने के साथ कुछ परेशानियां भी चली जाती हैं। वो शंकर की तरफ देखता है। शंकर, कल सुबह मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करूंगा। वही बात जिसके लिए शायद भगवान ने हमें तुम्हारे घर तक पहुंचाया है। शंकर धीरे से सिर हिला देता है। बाहर बादलों के पीछे से हल्की रोशनी झांकने लगी थी और इसी उम्मीद के साथ वो रात बीत जाती है। एक ऐसी रात जिसके बाद शंकर के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह होते ही बारिश लगभग थम चुकी थी। कई दिनों बाद बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी, पर शंकर के मन में अब भी बेचैनी थी। देवराज धीरे धीरे उठकर आंगन में आता है। शंकर, आज वो समय आ गया है जब तुम्हें सब सच जान लेना चाहिए। मैं भी रात भर यही सोचता रहा साहब, आखिर आप हैं कौन? देवराज अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकालता है। उसमें से एक पहचान पत्र और कुछ कागज बाहर निकलते हैं। मेरा नाम देवराज है। मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूँ। मैं और मेरी पत्नी पिछले कई महीनों से अलग अलग गांवों में बिना पहचान बताए घूम रहे थे। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो गरीबी में भी इंसानियत न छोड़ें। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। गांव के लोग चौंक कर शंकर के घर की तरफ देखने लगते हैं। अच्छे कपड़े पहने कई लोग उतरकर सीधे देवराज के पास आते हैं। सब आदर से सिर झुका देते हैं। अरे, ये तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं। शंकर और राधा बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। सरपंच विश्वनाथ भी दौड़े दौड़े आ पहुंचते हैं। देवराज जी, आप यहाँ शंकर के घर में? हाँ सरपंच जी, और ये वो जगह है जहाँ मुझे वो मिला जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था। शंकर, मैं करोड़पति हूँ। मेरे कई कारखाने और संस्थाएं हैं, पर इतने बड़े घरों में भी मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा दिल कभी नहीं मिला। ये सुनते ही गांव के लोग दंग रह जाते हैं।
सोहनलाल, जिसने कभी शंकर को उधार देने से मना कर दिया था, दूर खड़ा शर्म से सिर झुका चुका था। देवराज अपने साथ आए लोगों की तरफ देखता है। एक आदमी एक बड़ा बैग लेकर आगे आता है। बैग खुलता है, अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। शंकर, ये 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूँ आज से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गांव के लोग भौंचक्के रह जाते हैं, पर अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हिला दिया। शंकर बैग की तरफ देखता है, फिर धीरे से उसे बंद कर देता है। साहब, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए आपकी सेवा करता तो शायद आज ये बैग ले लेता, पर मैंने आपको भगवान का मेहमान समझकर घर में जगह दी थी। उस इंसानियत की कीमत मैं कभी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। गांव के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। राधा भी कुछ पल के लिए शंकर को देखती रह जाती है। देवराज की आंखें भर आती हैं। शंकर, यही आखिरी परीक्षा थी और तुम इसमें भी सफल हो गए। मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसानियत खरीदना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल सच में इतना बड़ा है या नहीं। आज से तुम इस गांव में बनने वाले हमारे नए अनाथ आश्रम और विद्यालय के आजीवन प्रबंधक हो। हर महीने तुम्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा, रहने के लिए नया घर मिलेगा। मुन्ना की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शंकर और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो वो चिट्ठी? वो हमारे साथ आए एक आदमी ने भेजी थे। काला कंबल ओढ़े, पीपल के पेड़ के पास खड़ा वही शख्स। हम देखना चाहते थे कि डर के कारण कहीं तुम हमें घर से निकाल तो नहीं दोगे। ये हमारी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। 2 महीने बाद उसी गांव में एक बड़ा विद्यालय और अनाथ आश्रम बन चुका था। शंकर अब भी उतना ही सरल था, बस उसके चेहरे पर अब चिंता की जगह संतोष की चमक थी। राधा रोज अनाथ बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाती और हर बार वो याद रखती कि किसी की थाली खाली न रहे। मुन्ना अब स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाता था और गांव के दूसरे बच्चों को पढ़ाई में मदद भी करता। सोहनलाल की दुकान अब गांव के सबसे भरोसेमंद व्यापारियों में गिनी जाती थी, क्योंकि शर्म ने उसे भी बदल दिया था। एक शाम बारिश की हल्की फुहार के बीच मुन्ना ने पूछा, बाबा, अगर उस रात आपने दरवाजा बंद कर दिया होता तो क्या होता? बेटा, शायद उस रात हमने सिर्फ 2 मेहमानों को नहीं, अपनी किस्मत को भी बाहर ही छोड़ दिया होता। कभी कभी भगवान लोगों की जिंदगी में मेहमान बनकर आता है, पर वो घर की नहीं, दिल की चौखट पर दस्तक देता है, जैसे शंकर के घर हुआ था। और तभी से रतनपुर गांव में ये कहानी हर आंगन में, हर चूल्हे की आग के पास माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं कि इंसानियत कभी गरीबी की मोहताज नहीं होती और सच्चा अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है।